करके कुछ चीजें हो रही हैं. सो रिमेंबर दैट कि इन टूडेज क्लास आई विल गो विद व्हाट, इन टूडेज क्लास आई विल गो विद जॉन वाइक्लिफ. The session is going to be recorded. Then you have to note down first, you have to note down all the points. Then I will discuss one by one. आप सबसे पहले सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए. I hope that you have noted it. I hope you have noted it. I will discuss one by one. पहला चीज आपको ध्यान में रखना है कि जॉन वाइक्लिफ जो थे, ही वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ चॉसर. एक जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. और जॉन वाइक्लिफ का जो कंट्रीब्यूशन है, इनका कंट्रीब्यूशन आप किस फील्ड में पाते हैं? यू फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस मैन इन द फील्ड ऑफ प्रोज. These 2 points you have to remember, whether you have to note it down or not. But remember that John Wycliffe was द कंटेम्परेरी ऑफ चौसर. वो जो है चौसर के कंटेम्परेरी रहे हैं, उनके समय के राइटरों में से एक हैं या शुमार किए जाते हैं. और जो जॉन वाइक्लिफ हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो किस फील्ड में है? द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस मैन यू विल फाइंड इन द फील्ड ऑफ प्रोज. इसीलिए मैंने सबसे पहला लिखा फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज. इनको टाइटल दिया गया कि फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कौन है? जॉन वाइक्लिफ है. अदर पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गेट कि फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज इज जॉन वाइक्लिफ, देन रिमेंबर दैट कि why the credit has been given to this man, what is the reason? I will write down, मैं भी white board पर लिखूंगा, but before writing I want to tell you कि why do you find such a type of credit, why the credit has been given to this man. You will come to know John Wycliffe translated the Bible from Latin into English in 1382. John Wycliffe ने बाइबल का ट्रांसलेशन किया है और यह घटना कब की है? 1382 ईस्वी की है. फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिस क्लास आई एम टेलिंग यू अबाउट व्हाट, इन दिस क्लास आई एम टेलिंग यू अबाउट जॉन वाइक्लिफ. जॉन वाइक्लिफ को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? बिकॉज जॉन वाइक्लिफ ट्रांसलेटेड द बाइबल फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश इन 1382. 1382 ईस्वी में जॉन वाइक्लिफ ने बाइबल का ट्रांसलेशन किया. और यह जो घटना है ये कब की है? 1382 ईस्वी की है. वो पॉइंट अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा, लेकिन मैंने एक्सप्लेन क्या किया? मैंने एक्सप्लेन ये किया कि व्हाई डिड ही कॉल फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, व्हाई डिड ही नॉट कॉल फादर ऑफ इंग्लिश एसे? क्योंकि उन्होंने पूरी किताब का ट्रांसलेशन किया, ना कि एसे वगैरह उन्होंने कोई लिखा हुआ था. उन्होंने पूरी किताब, बाइबल जो किताब थी उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया. सेकेंड पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि अगर आपको ये यहाँ पे पता चल रहा है कि फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जॉन वाइक्लिफ है, तो हमें यहीं पर ये पता होना चाहिए कि फादर ऑफ इंग्लिश एसे किसको कहते हैं और फादर ऑफ एसे किसको कहा जाता है. क्योंकि दीज थिंग्स आर को रिलेटेड टू ईच अदर, वे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो जो फादर ऑफ इंग्लिश एसे है वो फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है. ऑलरेडी यू हैव गॉन, means you have read Francis Bacon in BA first year. So what I want to tell you कि फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है. और जो फ्रांसिस बेकन है, ही वाज द कंटेम्परेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर. तो और वो किस एज से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज. जब हम एलिजाबेथन एज पर आएंगे तो हम उस पर ज्यादा बात करेंगे. लेकिन हम चूंकि जॉन वाइक्लिफ की बात कर रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेशन जॉन वाइक्लिफ पर होना चाहिए. लेकिन कुछ उसी से मिलते जुलते और क्वेश्चन आते हैं जो आदमी को कंफ्यूज करता है. इस वजह से मैंने ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिखे. 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं? फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जॉन वाइक्लिफ, फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन, फिर उसके बाद मैंने लिखा है फादर ऑफ एसे मॉन्टेन. फादर ऑफ एसे कौन है? मॉन्टेन है, MONTAIGNE. और जो मॉन्टेन है ये फ्रेंच एसेइस्ट है. आई एम राइटिंग हियर कि फादर ऑफ एसे मॉन्टेन एंड ही इज अ फ्रेंच एसेइस्ट. फ्रेंच एसेइस्ट, ESSAYIST, फ्रेंच एसेइस्ट. So what I want to tell you कि these 3 points are highly significant, these 3 points are very important, and those points are what? These points are father of English prose, father of English essay, father of essay. Except it, I want to tell you कि जॉन वाइक्लिफ से जुड़ा हुआ कुछ और भी क्वेश्चंस आता है जो हमें पता होना चाहिए. जॉन वाइक्लिफ को ये कहा जाता है कि वाइक्लिफ वॉज
मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। जो जॉन वाइक्लिफ थे वो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन थे। मैंने आपको पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट साथ साथ चलता है। एक मूवमेंट का नाम है रिनेशा और दूसरे मूवमेंट का नाम है रिफॉर्मेशन। यू विल फाइंड दैट टू मूवमेंट्स रन पैरेलली, वे जो है साथ साथ चलते हैं, एकदम पैरेलल वे में चलते हैं। और वे दोनों मूवमेंट कौन कौन से हैं? एक मूवमेंट का नाम है रिनेशा और दूसरे मूवमेंट का नाम है रिफॉर्मेशन। ये जो रिनेशा और रिफॉर्मेशन था उसमें फर्क यही है कि जो रिनेशा है वह आपका क्या था? रिनेशा वॉज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। I will write it here कि Renaissance was an intellectual movement. If you are getting my voice, you can note down. बिकॉज ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि जब हम जॉन वाइक्लिफ की बात कर रहे हैं तो जॉन वाइक्लिफ जो है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहे जाते हैं। इसका मतलब कि रिफॉर्मेशन की किरणें वहां पर नजर आने लगी थी। और इसी तरह से आप देखते हैं कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा किसको कहा जाता है? चौसर को कहा जाता है, जो मैं पहले पढ़ाया था। इसका मतलब कि रिनेशा की भी किरणें वहां पर नजर आने लगी थी, कुछ ना कुछ सुधार हो रहे थे, हालात बदल रहे थे। और जो 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 कैरेक्टरिस्टिक्स रिनेशा में हमें नजर आती है 1450 के बाद, उन सब की हल्की फुल्की हल्का फुल्का उसका रिफ्लेक्शन जो है वो वो एज ऑफ चौसन में नजर आता है, या इन द वर्क्स ऑफ चौसन में नजर आता है, या इन द वर्क्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ में नजर आता है। तो जॉन वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। एंड लेट मी टेल यू कि रिफॉर्मेशन वाज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। रिफॉर्मेशन एक ऐसा मूवमेंट था जो रिलीजन से जुड़ा हुआ था, जो आध्यात्मवाद से जुड़ा हुआ था। So it was a religious movement, it was a spiritual movement, and this movement brought in society forward to uplift the moral status of the people, to pure soul, to pure our heart। हमें अपने हार्ट को और हमें अपने सोल को शायद प्योर करने के लिए इस मूवमेंट को लाया गया था। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पार्टिकुलर मूवमेंट रिनेशा, या व्हेन आई टॉक अबाउट रिफॉर्मेशन, देन रिमेंबर दैट कि ऑलवेज यू हैव टू कीप इन योर माइंड दीज टू मूवमेंट्स रन पैरेलली, वे समान रूप से रन करते हैं। एक तरफ आप देखेंगे चौसर को जो रिनेसा से जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आप किसको देखेंगे? दूसरी तरफ आप देखेंगे जॉन वाइक्लिफ को जो रिफॉर्मेशन से जुड़े हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन माय क्लास आई टोल्ड यू कि जो रिनेशा रहा है वह आपका कैसा मूवमेंट था? रिनेशा वाज अ you will come to know कि it was a you can say कि a type of movement that is known, या that is known as intellectual movement। हमारे बौद्धिक स्तर को, हमारे अपनी सोच को, साइंटिफिक नॉलेज, रीजन, रेशन, इनको इनको बढ़ाने का काम रिनेशा ने किया। लेकिन उसी तरफ एक प्रयास यह भी किया गया कि कैसे आदमी का आध्यात्मिक विकास हो। कारण है कि धर्म में बहुत सारी मिलावट मिलावट मतलब जो मिडिल एज का रिलीजन था उसमें इतना ज्यादा गलत चीजें आ गई थी, बाइबल का मिस इंटरप्रिटेशन। और इवन यू विल कम टू नो कि जो मॉन्क थे, प्रायरिस थे, बिशप थे, चर्चमैन थे, दे अल्टीमेटली मिस इंटरप्रेटेड रिलीजन। यू विल कम टू नो कि उन्होंने गॉड के बीच में और गॉड के बंदों के बीच में, जिसको हम डिवोटी कहते हैं कि आई एम द डिवोटी ऑफ गॉड, मतलब गॉड और उनके भक्तों के बीच में, उनके बंदों के बीच में उन्होंने मीडियोकर का काम करने लगे थे। तो इन सबसे परेशान होकर के समाज एक तरह से तड़प रहा था और समाज उससे छुटकारा चाहता था। समाज को छुटकारा दिलाने के लिए दो बड़े नाम आते हैं। एक का नाम चौसर है जो रिनेशा से जुड़े हुए हैं, दूसरे का नाम जो है आपका जॉन वाइक्लिफ है, जो किससे जुड़े हुए हैं? जो आपका दिस पार्टिकुलर मूवमेंट दैट इज व्हाट, दैट इज रिफॉर्मेशन। तो इतना मैं इस पर फोकस इसलिए कर रहा हूं कि इन लोगों का पीरियड ऐसा रहा है जब आप उन जंजीरों से बाहर निकल रहे हैं। समाज जो जकड़ा हुआ था, जंजीरों में जो बंधा हुआ था, चाहे वह जंजीरें धर्म के नाम पर तैयार की गई हों, चाहे वे जंजीरें इस वजह से तैयार की गई हो कि आदमी की जो साइंटिफिक सोच है उसको ब्लॉक किया जाए, तो इन लोगों ने उसको तोड़ने का काम किया।
और आप देखेंगे परिणाम क्या निकलता है, उसका जो रिजल्ट निकलता है वह इतना इतना ज्यादा बैड होता है, इतना बुरा होता है कि वी कांट इमेजिन। और इसके इसी परिणाम स्वरूप यू विल कम टू नो कि जॉन वाइकलिफ को आग के हवाले कर दिया जाता है। और ये घटना कब होती? 1384 ईस्वी में होती है। क्योंकि जॉन वाइकलिफ जब अ, धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ बोलते हैं, व्हेन ही कम्स अगेंस्ट रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव और रिलीजियस लीडर्स, दे गॉट एंग्री एंड दे सेट हिम इनटू फायर। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि कितना यह क्रूर मजाक था उस समय की 14वीं शताब्दी की जो सोसाइटी रही होगी, 14वीं शताब्दी की सोसाइटी की जो सोच रही होगी, जो मेंटेलिटी रही होगी कि अगर एक कोई सुधारक आ रहा है तो समाज उसको हजम नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर नहीं, पूरे वर्ल्ड में इंडिया को छोड़ करके, अगर आप देखिएगा इंडिया को छोड़ करके, मैं इस मामले में अपने वतन की तारीफ इसलिए करूंगा, जिस समय ये लोग वहां पे काम कर रहे थे उसी समय हमारे हिंदुस्तान में कबीर दास जी रहे हैं, जो एक बड़े सुधारक थे, जिन्होंने जो है समाज की सड़ी गली मान्यताओं के खिलाफ अटैक किया, लेकिन कहीं पर भी कबीर जी को दिक्कत नहीं हुई थी। उसी समय हम देखते हैं कि हमारे अपने सम्मानित तुलसीदास जी रहे हैं, सूरदास जी रहे हैं, जिनका जमाना था, जो भक्ति में लीन रहे, जो लोगों को समझाने का काम करते हैं। बट यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम विद दीज राइटर्स। लेकिन यूरोप में जो है कैसी मानसिकता रही है, आप इसी से समझ सकते हैं कि खुद जो है आपके जो चौसर है वो खुल करके नहीं लिख पा रहे हैं। चौसर ने कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने किसके बारे में बात किया? चौसर ने कैंटरबरी टेल्स में बात किया मांग को लेकर के। चौसर बात करते हैं प्रायोरस के लेकर के, चौसर बात करते हैं बिशप को लेकर के, चौसर बात करते हैं जो उस समय का समाज था उसको लेकर के बात करते हैं। लेकिन यू विल कम टू नो कि जो सोसाइटी रही है वह सोसाइटी क्या थी? नैरो माइंडेड सोसाइटी थी। रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट था, चर्च का रोल आदमी के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो भी नियम बने थे, यू कांट गो अगेंस्ट नॉर्म्स, द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स यू कांट गो। सो यू विल कम टू नो कि इन व्हाट वे वी वर लिविंग देयर एंड इन व्हाट वे वी वर बिहेविंग, कैसा हम रह रहे थे, हम कैसा बिहेव कर रहे थे, हमारे साथ कैसा बिहेव हो रहा था। ये मैं सारा चीज पहले भी डिस्कस किया कि एग्रेरियन सोसाइटी थी, समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था, अपर क्लास और लोअर क्लास। मिडिल क्लास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अपर क्लास में मैंने आपको बताया कि किंग्स थे, क्वींस थे, लैंडलॉर्ड्स थे, मिनिस्टर्स थे, सो मेनी पीपल यू विल कम टू नो। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, इट वाज अ कॉम्प्लेक्स एज। और उस कॉम्प्लेक्स एज को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि रियली देयर वाज अ प्रॉब्लम, देयर वाज अ प्रॉब्लम। और जो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आ रहे हैं, जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं, व्हाट हैपेंड विद देम, उनके साथ क्या घटित हुआ है। So these are very important things which you have to keep in your mind. बाकी फैक्ट मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है, फैक्ट आप नोट कर लेंगे, आप याद कर लेंगे। बट रिमेंबर माय डियर एस्पिरेंट्स, रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर आपके अंदर ये जज्बात नहीं पैदा होगा, अगर आपके अंदर ये फीलिंग्स नहीं पैदा होगी, तो वह फैक्ट आप भूल जाएंगे। आई एम हियर या आई एम बिफोर व्हाइट बोर्ड, क्यों? ताकि मेरे इस लेक्चर से, मेरे सामने आने से, आपके मेरे फेस एक्सप्रेशन से वो फीलिंग्स आपके अंदर जगे कि मिडिल एज कितना कॉम्प्लेक्स रहा होगा यूरोप का, एंड व्हाट द प्रॉब्लम दे फेस्ड। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू से, कि यू हैव टू गो विद दीज पॉइंट्स, you have to remember these points, and you should know the characteristics of the middle age, कि अल्टीमेटली कि क्या क्या चीजें रही हैं। रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल आदमी के जीवन में, लेकिन वह रिलीजन ना तो प्यूरिटी ऑफ सोल से रिलेटेड था, वह रिलीजन ना तो प्यूरिटी ऑफ हार्ट से रिलेटेड था, बल्कि वह रिलीजन क्या कर रहा था? ब्लैकमेल कर रहा था। धर्म के रिलीजन में कोई प्रॉब्लम, देयर वाज नो प्रॉब्लम इन रिलीजन। प्रॉब्लम कहां पर होती है? यू विल कम टू नो, यू विल फाइंड दैट द प्रॉब्लम इज अल्टीमेटली इन द हैंड्स, या हु इज गोइंग टू हैंडल, हु इज गोइंग टू कंट्रोल। तो हु वर कंट्रोलिंग रिलीजन? बिशप। who were controlling religion? Churchmen. Who were controlling religion? Monk, prioress, religious representative, they were controlling। और चूंकि उनको जो है इससे उनकी कमाई होती थी, इससे उनका अपना स्टेटस समाज में बहुत उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, बट अल्टीमेटली दे ब्लैकमेल, दे मिस इंटरप्रिटेड द बाइबल। और अगर कोई सामने आता है, अगर उसको कोई सुधारने की कोशिश करता है, तो व्हाट हैपेंड, यू कैन जस्ट गो विद जॉन वाइकलिफ। जब
जॉन वाइक्लिफ ने इस काम को किया, तो जॉन वाइक्लिफ को जब आग के हवाले कर दिया जाता है, तो जॉन वाइक्लिफ के की पूरी एक सपोर्टर तैयार हो जाते हैं सोसाइटी में। और जब जॉन वाइक्लिफ के सपोर्टर तैयार हो जाते हैं, तो उन सपोर्टर ने और जॉन वाइक्लिफ ने मिल करके जिस मूवमेंट को चलाया, उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? यू विल कम टू नो माय डियर स्टूडेंट, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड लोलार्ड मूवमेंट। उस मूवमेंट को हम लोलार्ड मूवमेंट कहते हैं। सो रिमेंबर दैट, अगर कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूजीसी नेट कि व्हाट इज लोलार्ड मूवमेंट, देन रिमेंबर दैट कि लोलार्ड मूवमेंट का मतलब अ मूवमेंट which was run by John Wycliffe, or the supporters of John Wycliffe were called Lollard. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि लोलार्ड मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो जॉन वाइक्लिफ ने चलाया था, और जो सपोर्टर ऑफ जॉन वाइक्लिफ थे उनको क्या कहते हैं? लोलार्ड कहते हैं। तो यू कैन नोट डाउन, अगेन आई एम हियर, अगेन आई एम हियर विद इन 1 मिनट। सोया मेथी बना दो, रोटी मात्र 4 बनाना, और इसके अलावा 3 अंडा बॉयल कर दो। अभी सर आ रहे होंगे तो तब चाय बनाना, दूध तब तक बॉयल कर दो जो है, और एक अनार वहां निकाल के बाहर रखे, उसको गर्म कर देना, जो हाँ छील देंगे, गर्म कर दें। तो इतनी सारी चीजें करो तुम। 4 रोटी कम नहीं? नहीं, आज दोपहर में बहुत देर में आना होगा। और तो कोई चीज बताना नहीं ना? नहीं, चावल बने। गाजर अकेले काटना, वो ना काटना। सब्जी और आटा ले आइएगा। हाँ ठीक है, गाजर जो है वो काट देना। हाँ, ये दही, ये दही, ये दही, दूध दूध निकालना। So yeah, just you have to know कि what I was telling you about this particular movement, that is what, that is लोलार्ड movement, and you will come to know कि जो लोलार्ड movement था, या किसके द्वारा रन किया गया, या जॉन वाइक्लिफ के द्वारा रन किया गया। एंड रिमेंबर दैट कि जो ये लोलार्ड मूवमेंट था, दिस पार्टिकुलर लोलार्ड मूवमेंट का जो सपोर्टर ऑफ जॉन वाइक्लिफ थे, या उनके द्वारा रन किया जाता है, और फर्स्ट इंग्लिश प्रोटेस्टेंट भी इसीलिए इनको कहा गया। रिमेंबर दैट 6th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंग्लिश प्रोटेस्टेंट। यहीं से जो क्रिश्चियनिटी थी वह, उसके पहले भी काम हुआ है, लेकिन यहां से इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी का एक और रूप देखने को मिलता है, दैट इज व्हाट, दैट इज द प्रोटेस्टेंट। आपको पता है कि जो आपका एक तरह से जो क्रिश्चियनिटी है, यू विल कम टू नो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। जो रोमन क्रिश्चियन थे, जिनका वेटिकन सिटी पोप जॉन पॉल, वहां से जो पूरा हैंडल होता है, यू विल कम टू नो, वहां पे क्या था कि पूरा का पूरा जो है, जो एक नॉर्म्स था, जो रूल्स था, और जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स थे जो गवर्न होते थे रोम से, वो कैथोलिक। तो पूरी दुनिया में कैथोलिक ही फैला हुआ था, लेकिन उस कैथोलिक के जो ठेकेदार थे, जब उन्होंने बाइबल की गलत व्याख्या की, या लोगों के सामने इस तरह की चीजें परोसी, देन यू विल कम टू नो कि हर जगह उनके खिलाफ बातें होने लगी। और इंग्लैंड में जिस आदमी ने इसका विरोध किया, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, प्रोटेस्टेंट का मतलब वन हु प्रोटेस्ट, रिमेंबर दैट, प्रोटेस्ट मींस विरोध करना। तो इस ये जो है क्या हुआ कि उस पार्टिकुलर चीज के खिलाफ जब प्रोटेस्ट किया गया, तो उसके विरोध करने वाले लोगों को क्या कहा गया? प्रोटेस्टेंट कहा गया। तो वह एक ब्रांच बन गई, किसकी एक ब्रांच बन गई? क्रिश्चियनिटी की एक ब्रांच बन गई। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि नॉट अ सिंगल पॉइंट यू हैव टू मिस, अनडाउटली यू विल कम टू नो, यू विल रिमेंबर इट, एंड यू विल गो कि हाँ ये सारी की सारी चीजें रही हैं। आप हो सकता है कि पॉइंट को नोट भी कर ले, फैक्ट आपको याद हो जाए, but remember that ki history of English literature you will joy only in that situation, only in that condition, if it is told like a story, if it is told like a story. And always I read history of English literature in the form of story, ki how the story is narrated, as the story is narrated, as the story is told, in the same way I present the whole situation. If you write it, तो इसको कोई भी राइट कर सकता है, कोई भी लिख सकता है, यू कैन गेट इट इन एनी बुक्स, बट रिमेंबर दैट कि जो लाइव क्लास है, या you are here, if you are attending my class, then why you are attending my class? You are attending my class because the duty of a teacher is to make the things simple, to make the things in easy way.
how I'm presenting, how I'm telling you, how you can understand things in a better way, in a better form. That is very important. That is the basic characteristics of a good teacher. This is why I'm here, and I'm telling you ki how you can go with these points and how you can correlate, how you can remember. So जो रिफॉर्मेशन क्या है, रिनेशा क्या है, इसके अलावा आपका प्रोटेस्टेंट उनको क्यों कहा गया, लोलार्ड मूवमेंट क्या है, ये सारी चीजें आपके सामने है. नाउ आई वांट टू नो, हैव यू एनी क्वेरी या हैव यू एनी क्वेश्चन? अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, या मैं आगे चलूं? Go ahead. Okay, thank you, Rakim ji. So what I want to tell you ki these are the points which you have to remember. When I told you ki Lollard, this particular word is very important because this Lollard, already I told you, it was a movement, and this movement was brought by whom? This movement was brought by John Wycliffe, and the supporter of John Wycliffe were called Lollard. बाद में इस मूवमेंट का असर ये हुआ कि बाइबल में ग्रेट बाइबल आती. पहले तो एक बाइबल को ट्रांसलेट करने से मना कर दिया जाता है कि, और उसके मना करने के पीछे केमिस्ट्री क्या थी, व्हाट वाज द केमिस्ट्री, व्हाट वाज द रीजन why the bishop were not ready that the bible should be translated from latin into english? The reason is only one thing, सच्चाई सामने आ जाएगी. सच्चाई को सामने आने से हर आदमी डरता है अगर वह गलत है तो, और जो भी सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेगा वह उसका दुश्मन हो जाएगा. So the same thing happened with whom? The same thing happened with John Wycliffe. सच्चाई चौसर ने भी लाई, लेकिन चौसर ने जो सच्चाई लाई वह तरीका अलग था, बिकॉज ही वॉज अ पोएट. और वह तरीका उन्होंने क्या किया, वो मांग की हंसी उड़ाते हैं, प्रायरिस की हंसी उड़ाते हैं, वो जो है क्या कहते हैं कि, और जो कैरेक्टर्स, रिलीजियस कैरेक्टर्स हैं उनकी हंसी उड़ाते हैं कैंटरबरी टेल्स में. चासर को तो आग के हवाले नहीं किया गया, चासर को फांसी पे नहीं चढ़ाया गया. क्यों? चासर ने आयरनी यूज कर दी थी, और आयरनी सबके बस में समझना नहीं. आयरनी का मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जो आयरनी थी, मैंने आपको पहले बताया था कि इट्स अ लिटरेरी डिवाइस व्हिच कंटेन्स टू मीनिंग, मीनिंग ऑन सरफेस, मीनिंग अंडर सरफेस. मीनिंग अंडर सरफेस इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन मीनिंग ऑन सरफेस. So you will come to know he ultimately he gives you these things. He gives you these things कि मीनिंग अंडर सरफेस, जो वो कहना चाहते थे वो मीनिंग जो है क्या है, नीचे दबी हुई है, लेकिन उस मीनिंग को जब वो कहते हैं तो वह ऊपर आ जाती है, वह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो चासर को, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, चासर को सूली पे तो नहीं चढ़ाएगा, उनको आके हवाले नहीं किया गया. उन्होंने भी कैंटरबरी टेस्ट में, लेकिन कैंटरबरी टेस्ट में जो उन्होंने बात कही वह इनडायरेक्ट वे में रिलीजन को लेकर के कही. उन्होंने कभी भी खुल करके नहीं किया, बिकॉज ही वॉज नोइंग की व्हाट कैन हैपन. ही नोज इट वेरी वेल. बट ऑन द अदर हैंड whom do you find? On the other hand you find John Wycliffe. एक रिवोल्यूशनरी है, रिवोल्यूशनरी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि ही हैज अ मिशन. एंड व्हाट द मिशन ही हैज, कि आई हैव टू टेल द रियलिटी ऑफ रिलीजन, आई हैव टू टेल द रियलिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी, आई हैव टू टेल द पीपल दैट व्हाट इज द रियल मैसेज ऑफ गॉड. ईश्वर का सही मैसेज क्या है, यह लोगों तक पहुंचना चाहिए. जब उन्होंने इस काम को अपने हाथ में लिया और ईश्वर के सही मैसेज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, तो जो धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने सोचा मेरी दुकान बंद हो जाएगी, ताला लग जाएगा, जो टिकट स्वर्ग का मैं बेच रहा हूं ये टिकट बंद हो जाएगा, ना कोई रिजर्वेशन कराएगा एसी 3 टियर में, ना कोई रिजर्वेशन कराएगा जो है एसी 2 में, ना ही और कहीं पर, ना ही स्लीपर कोच में, जनरल की बात ही छोड़ दीजिए. जब मेरा जो दुकान बंद हो जाएगी तो व्हाट विल आई डू? तो दुकान बंद होने की वजह से ही एक ऐसा खौफ, एक ऐसा डर पैदा हुआ कि उन्होंने उनको आग के हवाले कर दिया. और you will find that in you can find many evidence in the pages of the history के पेजेस में आपको बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलेंगे कि जब जब किसी आंदोलन को दबाया गया तो वह उभरा है. और यही चीज हुआ, उन्होंने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, एंड यू विल कम टू नो दैट पार्टिकुलर मूवमेंट ब्लूम्ड, इट फ्लरिश्ड. या ब्लूम करता है या फ्लरिश करता है, और इतना ब्लूम करता है कि उसको एक नाम देना पड़ा, और वह नाम क्या था? लोलार्ड मूवमेंट. LOLLARD, लोलार्ड मूवमेंट. So remember that when you go these things, when you contain these things, when you come here, then always remember कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हाउ वी हैव टू हैंडल, हाउ वी हैव टू टेक. हम कैसे चीजों को हैंडल करें कि यह इजी वे में एक स्टोरी के रूप में मेरे माइंड में आ जाए और मैं कभी भूलू ना. अब आपको नाम ध्यान में रखना होगा, जैसे ही लोलार्ड आएगा आप कभी नहीं भूलेंगे, यू विल नेवर फॉरगेट कि व्हाट इज लोलार्ड. इसके अलावा मैंने आपको बताया था 3 बातें.
ये तो इनके जमाने में हुआ। इसी तरह से यू विल कम टू नो चौसर के जमाने में एक बात हुई है जो मैंने बताया था, पीजेंट रिवोल्ट। पीजेंट रिवोल्ट मैंने बताया था। इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई थी, ब्लैक डेथ। मेमोराइज, आई एम अगेन हियर, मेमोराइज इट। पैसे दे, हरी मिर्ची लिया नीचे से, हरी मिर्ची कर लिया, ये सब टमाटर मटर नीचे नीचे बोल रहा है कोई ना लिया। सो रिमेंबर दैट कि व्हाट आई वांट टू से, ये चीजें हैं। अच्छा, दूसरा चीज, जस्ट आई वांट टू नो द फीडबैक, this particular method is better to stand before whiteboard and explain. First write the things, then explain it standing before whiteboard. Is it better? Yeah, yeah, ठीक है, ठीक है। It means that कि the particular thing, the particular innovation which I'm using in my means teaching, that is something that is going to be better and better. So what I want to say, ये पार्टिकुलर चीज हर आदमी के माइंड में ये होना चाहिए। और इसीलिए मैंने पहले आपको लिखवा दिया कि मेरे आने से चीजें छिप नहीं रही, ऑलरेडी यू हैव नोटेड डाउन। लेकिन जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपके माइंड में चीजें आ रही कि क्या है, प्रोटेस्टेंट क्यों बने, क्यों कहा गया, लोलार्ड क्यों है, या मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन क्यों कहा गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन्हीं लोगों से रिफॉर्मेशन की जो किरणें हैं वे वहां पे जो है पहुंच रही हैं। तो जब भी इस मूवमेंट को दबाया गया और जब इस मूवमेंट को जो है क्रश करने की, सप्रेस करने की कोशिश की गई, तो यह फ्लारिश हुआ। कोई भी मूवमेंट यू कैन जस्ट सी इन, नॉट ओनली इन इंडिया, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेदर इन एनी सेंचुरी यू विल गो, यू विल फाइंड दीज थिंग्स की वो चीजें रही हैं या वो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू शेयर विद यू कि इस पार्टिकुलर मूवमेंट का रिजल्ट ये था कि बाद में मैंने बताया कि एक राइटर है क्रैनमर्स, उनका द ग्रेट बाइबल आता है। और इसके अलावा जो है विलियम टिंडल एक राइटर आते हैं जिन्होंने, बाद में मैं इस पे और डिटेल में भी बात करूंगा, विलियम टिंडल ने बाइबल में काम किया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, जो 1611 में आता है। जिस बाइबल को लिखने से मना किया जा रहा था, यह मूवमेंट का ही रिजल्ट था कि किंग एक कमेटी बनाते हैं। और कौन थे? जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट राजा हैं जो कि क्वीन एलिजाबेथ के बाद आते हैं, जिसका जिनका पीरियड था जैकोबियन है 1603 ईस्वी में। और जेम्स फर्स्ट ने एक कमेटी बनाई और कमेटी बना करके उन्होंने कहा कि हमें बाइबल को क्या करना है, मार्केट में लाना, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप ये सोचिए कि जिस बाइबल को एक आदमी ट्रांसलेट कर रहा है, जबकि विलियम कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं आया होगा, जो हाथ से लिखी जा रही होगी या जो भी तरीका रहा होगा, उस बाइबल को, जबकि मार्केट में इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था, उसको जो है क्या किया गया, उसको कैसे जो है लोगों को लगा कि इससे बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा और उन्होंने इसको दबाने की कोशिश की। बट व्हाट हैपेंड, that was the beauty of that movement कि people stood in favor of that work, people stood in favor of that movement, and a particular supporter they gathered and they called themselves Lollard। उसके बाद ग्रेट बाइबल आया, ग्रेट बाइबल के बाद ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। तो नोट डाउन हियर, यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिखवाना चाहूंगा, दैट इज ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। इट हैज बीन आस्क्ड इन टीजीटी पीजीटी दोनों में आ चुका है उसका डेट। क्योंकि बाइबल की बात मैं कर रहा हूं तो मैं और भी बाइबल की बातें करूंगा, लेकिन अभी नहीं, वो चीजें तो है थोड़ा सा आगे। बट रिमेंबर दैट कि just erasing, I'm erasing it. uh, is it visible? Yeah, okay. So what I want to tell you, you will come to know कि जो ये बाइबल था, उस बाइबल से रिलेटेड 3 नाम है और लिखना चाहूंगा। एक नाम है, आपको नाम ध्यान में रखना, अभी मैं इस पर कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो पूरा पॉइंट अलग हो जाएगा। जॉन पर्वे। एक नाम है विलियम टिंडल।
एक नाम है क्रैनमर। ये तीन नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि इनका भी कंट्रीब्यूशन बाइबल से रिलेटेड रहा है। जस्ट आई वांट टू नो कि आर यू गेटिंग दीज वर्ड्स। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बहुत मैं छोटा लिख रहा हूं, मैं बीच में आके बड़ा भी लिख सकता हूं, बिकॉज आई हैव स्पेस, आई हैव एनफ स्पेस। ओके 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 सर, ओके ओके। So I'm telling you कि here is जॉन पर्वे, here is विलियम टिंडल एंड here is क्रैनमर। लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वह कौन सा क्वेश्चन है? ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम, AUTHORISED, ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम in 1611 under the leadership of King James First. What did I tell? I told you ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल जो था, यह जो है जिसको एक अथॉरिटी के साथ, एक राजा के आदेश के साथ उसका वर्जन जो है मार्केट में आता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? ऑथोराइज्ड वर्जन। यानी द किंग गेव परमिशन, the permission was given by whom? The permission was given by king, and king ultimately gave permission that the bible should be translated and distributed free, without any without taking even a single penny. It should be distributed among the people. तो जिस बाइबल पर इतनी पाबंदियां थी, जिस बाइबल को लेकर के जॉन वाइक्लिफ के साथ ये चीजें होती हैं, तो आप देखेंगे कि उसी बाइबल को एक परमिशन किंग के द्वारा दिया जाता है, और वह बाइबल कहां पे आती है? वह बाइबल हमारे सामने आती है। सो ये जो कंडीशन रही है, ये पूरी कंडीशन हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट whom we are talking about जॉन वाइक्लिफ, और जॉन वाइक्लिफ के जो कंटेम्प्रेरी, जॉन वाइक्लिफ का जो कंट्रीब्यूशन इंग्लिश प्रोज में कैसे आता है, रिफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से जॉन वाइक्लिफ क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने उस पर बात किया। मैं यहाँ पे दो पॉइंट और मैं लिखना चाहूंगा आफ्टर इरेजिंग, कि मैंने अभी दो शब्द यूज किया है। एक शब्द मैंने रिनेशा यूज किया है, और दूसरा शब्द मैंने जो है कौन सा यूज किया था? रिफॉर्मेशन। मैं आई वुड लाइक टू डिफाइन, मैं उसको अपने शब्दों में डिफाइन करना चाहूंगा, और आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू की प्लीज नोट डाउन। सो रिमेंबर दैट कि मैंने जो बात किया, सबसे पहला ध्यान में रखना, मैंने एक बात किया रिफॉर्मेशन, दूसरा बात मैंने किया रिनेशा। सबसे पहला चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो रिफॉर्मेशन है, it was spiritual movement, it was spiritual movement related to purity of heart and soul, related, RELATED, related to purity of heart and soul. So what did I tell? I just told you कि एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट का क्या नाम है? रिफॉर्मेशन है। और यह जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है, यह चौसर के जमाने से शुरू होता है इंग्लैंड में, और आप देखेंगे कि इट वाज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, इट वाज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट रिलेटेड टू प्यूरिटी ऑफ हार्ट एंड सोल। और किससे रिलेटेड रहा है? प्यूरिटी ऑफ हार्ट एंड सोल से। हार्ट और सोल का प्यूरिटी, आपको ये समझने की जरूरत है, वाई हार्ट एंड सोल। जो आपका रिलीजन है, उस रिलीजन में हार्ट और सोल का बहुत इंपॉर्टेंस है होता है। क्योंकि रिलीजन जो होता है, यू आर बिलीविंग इन गॉड, बट अल्टीमेटली यू डोंट फाइंड एनी स्ट्रक्चर ऑफ गॉड, बट स्टिल यू बिलीव, स्टिल यू प्रे, एंड स्टिल यू आस्क गॉड कि means almighty god say you just pray for what? For the betterment for the betterment of the people, और भी जो लोग हैं या अपने लिए। सो व्हाट आई वांट टू से कि जो दुआ दी, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, देयर इज टू मच लाइट ऑन व्हाइट बोर्ड। या इज इट ओके?
Okay. So what I want, yeah, what I want to say, what I want to tell you, कि when you come to know कि reformation, have you noted down reformation? Yeah, let me explain. Doesn't matter कि there is too much light on whiteboard. When I will come here, it will reflect. When I will come before this particular whiteboard, it will reflect. Doesn't matter. So what I am telling you कि when I talk about what, when I talk about कि reformation, then remember that कि reformation, it was a religious movement, it was a spiritual movement. Second important point कि it was related to purity of heart and soul. और पूरी दुनिया में एक चीज ये होता है कि why purity of heart and soul, बिकॉज हम जो इंसान हैं, हम इंसानों का यह मानना है कि आज से नहीं, ग्रीक ट्रेजेडी आप उठा करके देखेंगे तो ग्रीक ट्रेजेडी में कहा गया मैन इज द मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड एलिमेंट्स, वह अच्छाई और बुराई का मिश्रण है। मैन इज नीदर एंजिल नॉर सेटन, ना तो वह देवदूत है ना ही वह शैतान है, बल्कि मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड एलिमेंट्स है। तो हमारा जो सिस्टम है आदमी का, जो हमें ईश्वर ने बनाया है, उसमें जो है इमोशन भी है और साथ ही साथ रीजन भी है। जो हमारा इमोशन चलता है वह हमारे हार्ट और सोल से चलता है, और जब हम इमोशनल होते हैं तो आप ये समझते हैं कि वी आर रेडी टू हेल्प ईच अदर, और शायद उस समय हमारा प्यूरिटी ऑफ सोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये समझिए कि अगर अगर हम लोग किसी की हेल्प करते हैं, कोई पुअर है, कोई गरीब है, तो हेल्प करने के बाद जो खुशी आपको होती है वो आपके दिमाग को नहीं होती, वो एक सुकून होता है जो आपके हार्ट को अपील करता है, जो आपके सोल को अपील करता है। और इसीलिए हार्ट और सोल का एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ religion, especially when you believe in God, especially when ultimately कि जब आपका एक विश्वास होता है कि ये चीजें, तो विश्वास नाम की जो चीज होती है, शायद वह पार्टिकुलर चीज किससे, हार्ट और सोल से है। तो एक ऐसा मूवमेंट चला जिसने हार्ट और सोल को बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत अपील किया, और ये बताने की कोशिश की कि गॉड एग्जिस्ट, ईश्वर ने हम सबको बनाया, लेकिन क्या पर्पज है हमारा धरती पर आने का। चूंकि one day we all have to leave this world, one day we will departed from this we will depart from this world, and where we will go, why God sent me here, तो what is the reason, क्या ये सब जो क्वेश्चंस होना शुरू होते हैं, वहां पर क्या होता है, एक तरफ रीजन चल रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन की तलाश में आपको अपना हार्ट भी अप्लाई करना पड़ता है, आपको सोल भी अप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए दो बड़े मूवमेंट चलाए गए कि इंसान को इंसान बनाया जाए, परफेक्ट इंसान बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की गई। ईश्वर ने तो बनाया ही था, लेकिन दुनिया में जो इंसानों का शोषण हुआ, जो इंसानों को डाइवर्ट किया गया, तो उसमें क्या हुआ कि दो मूवमेंट यूरोप में चले। एक तो स्पिरिचुअल मूवमेंट था जिसका नाम हम रिनेशा सॉरी जिसका नाम रिफॉर्मेशन है, और एक आपका इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। तो रिनेशा वाज एंड इट वाज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। You will come to know it was an intellectual movement. And this intellectual movement ultimately what it means, that man should think scientifically, man should think scientifically and apply her reason in understanding anything. ये चीज कहा गया कि आदमी जो है क्या करे कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। जब आदमी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा तो उसके दिमाग में आएगा क्या सही है क्या गलत है, और साथ ही साथ अपने रीजन को अप्लाई करे। इसीलिए मैंने लिखा कि रिनेशा जो है ये आपका क्या है, इट वाज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूं, इंटेलेक्चुअल वर्ड जुड़ा हुआ है। ऊपर कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअल वर्ड जुड़ा हुआ है। तो इट वाज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, इट मीन्स दैट मैन शुड थिंक साइंटिफिकली, आदमी को जो है वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, एंड अप्लाई हिज और हर रीजन, और अपने अपने रीजन को अप्लाई करना चाहिए इन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो वह एक ऐसा जमाना था जहां पे
तर्क की बात होना शुरू हो गई, जहां पर इंसान तर्क करना शुरू किया कि क्या बाइबल का ट्रांसलेशन रियली वाजिब है या नहीं, क्या जो है जॉन वाइक्लिफ को जो आग के हवाले किया जाता है क्या यह सही था या गलत था। शायद ये सब तर्क आपस में शुरू हुए और इसकी बात होने लगी कि क्या जॉन वाइक्लिफ ने जो कार्य किया था उसको आगे बढ़ाया जाए या वहीं पर रोक दिया जाए, या उसका क्या इंपॉर्टेंस था। इन सब चीजों को लेकर के जब बात होती है, हम धरती पर क्यों भेजे गए, हमें ईश्वर ने बनाया तो उसका पर्पस क्या था, हमें दोबारा ईश्वर के पास लौट करके जाना है, तो क्या धरती पर हमें इसलिए भेजा गया कि हम केवल खाएं पिए सोएं और कुछ ना करें, उसके बाद दुनिया छोड़ के चले जाएं। एक चीज। तीसरा चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस हुए तभी शायद वास्को डिगामा, कोलंबस, गैलीलियो, कॉपरनिकस, टेलीमेकस का जो भी कंट्रीब्यूशन हम पाते हैं इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इन द फील्ड ऑफ जियोग्राफी, इन द फील्ड ऑफ साइंस, विलियम कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस, ये सब जो डिस्कवरीज हुई, जो इन्वेंशंस हुए, शायद ये रिनेशा का ही और इस तरह की थिंकिंग का ही परिणाम था कि द पीपल इन्वॉल्व देमसेल्फ इन मींस टू पास देयर लाइफ विथ साइंटिफिक अप्रोच, टेकिंग साइंटिफिक अप्रोच। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक नजरिया जो है हमारी जिंदगी में पहली बार आता है, कब आता है, जब हम जो है रिनेशा के साथ चलते हैं। सो दीज आर द मूवमेंट, दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू नोट डाउन। अगेन आई वांट टू नो कि हैव यू एनी क्वेरी या डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या अगर आप कुछ पूछना चाहते हो जो इससे रिलेटेड हो तो मैं बात करूं। या शुड आई गो अहेड? ओके, so remember that ki in this class I'm explaining each and every point, I'm explaining each and every technical words, the particular words. Again I would like to tell you ki which words I explained. Yeah ma'am, it means that you have not noted down. Yeah, नहीं, व्हेन यू टॉक अबाउट रिनेशा रिफॉर्मेशन, ध्यान में रखिएगा कि ये यूरोप में ही स्टार्ट हुआ। यूरोप का मतलब जो है इसकी शुरुआत इटली से होती है, इटली से जो है बातें होती हैं। और इटली में इसीलिए जब भी आप रिनेशा, मैं अभी तो रिनेशा का केवल मैं आपको वो हिस्सा बता रहा हूं कि इसकी बीज पड़ी हुई है ना, तो अभी इसकी खेती सही से की गई ना, भी इसकी फसलें जो है लहलहाई हुई हैं। इसकी बात तो हम तब कर पाएंगे जब हम एज ऑफ रिनेशा में आएंगे, एज ऑफ रिवाइवल में आएंगे। सो रिमेंबर दैट कि जो आपका क्वेश्चन है अनडाउटली दैट्स वेरी फ्रूटफुल, दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि कहाँ से आया। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो रिनेशा है यह आपका 14 सेंचुरी में एकदम क्लाइमैक्स पे जब हम बात करें तो ये कहाँ से आता है, इटली से आता है। 15 सेंचुरी में कहाँ पहुंचता है, फ्रांस में पहुंचता है। और 16 सेंचुरी में इंग्लैंड में पहुंचता है जब हम क्वीन एलिजाबेथ की बात करते हैं। लेकिन आप ये कहेंगे सर आप तो पढ़ा रहे हैं इंग्लैंड और यहाँ पर भी रिनेशा की बात कर रहे हैं। ये जो रिनेशा है यहाँ पर रिनेशा के बीज डाले जा रहे हैं। रिनेशा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ हद तक थोड़ा बहुत जो है इट कम्स इट यू कैन सी हियर, या इट्स विजिबल इन द वर्क्स ऑफ हुम, इन द वर्क्स ऑफ चौसर एंड इन द वर्क्स ऑफ हुम, इन द वर्क्स ऑफ जॉन वाइकलिफ। और ये दोनों पैरेलल मूवमेंट रहे। पैरेलल मूवमेंट इसलिए चला कि जो इंसान है उस इंसान को ईश्वर ने माइंड भी दिया, हार्ट भी दिया। माइंड उसका हमेशा रीजन की ओर जाता है और जो हार्ट होता है वह इमोशन की ओर लेके चलता है। तो कोई भी काम जब आप करते हैं तो वह तभी बेहतर होता है जब उस काम के प्रति आपका अटैच हो। सबसे पहले किसी काम के प्रति आपका मतलब आपका दिल लगना चाहिए। जब कहते नहीं कि आप जब भी कोई भी चीज होगा, ये हमेशा कहा जाता है कि आप इस काम को दिल से करिए, कभी ये वर्ड पहले नहीं आएगा आप इस काम को दिमाग से करिए। दिल से करने का मतलब कि आपको अपने दिल में उस काम के प्रति प्यार और मोहब्बत जगानी है, एक अटैचमेंट आपका उस काम के प्रति होना चाहिए। जब उसके प्रति आपका लगाव हो जाएगा तो आपका माइंड उधर ही कंसेंट्रेट होगा। और अगर हाफ हार्टेड आप होंगे, आधे अधूरे दिल से, आधे अधूरे मन से अगर आप काम को करेंगे तो वह काम नहीं होगा।
इसीलिए पहले जो है हार्ट की बात की जाती है, फिर माइंड की बात की जाती है। जब आप काम करने चले हुए हैं तो अपने माइंड को लगाइए, सोचिए कि सही दिशा में काम कर रहे हैं या काम गलत दिशा में तो नहीं चल रहा है। इसका मतलब काम को करने में पैशन की जरूरत होती है। पैशन मतलब एक एक्साइटमेंट उसके प्रति होना चाहिए, और उस एक्साइटमेंट के साथ साथ जज्बात के साथ साथ, जज्बात से अगर आप लबरेज है तो उसके साथ साथ जो और जरूरत होती है वह किसकी जरूरत होती है, रीजन की, कि सही दिशा में काम जा रहा है, कितने घंटे में हमें काम को पूरा करना है, हमें काम को कितने समय में पूरा करना है। ये सारी की सारी बातें हमें क्या करना चाहिए, हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये पॉइंट्स हमें नजर आते हैं, या ये पॉइंट्स हमें देखना चाहिए कि रियली में कि आर वी डूइंग दीज थिंग्स आर नॉट। तो यही सारी चीजें आई हैं। जहां तक बात आती है कि इसकी जो है रिफॉर्मेशन की, तो रिफॉर्मेशन जो था ऐसा नहीं था कि ये चीजें अचानक आ गई। जब इटली में एक 1453 एक मूवमेंट चला था, 1453 में तुर्क ने अटैक किया कॉन्स्टेंटिनोपल पर। तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वह कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन इंपायर था। बात की बात है, लेकिन यहाँ पे डिस्कस इसलिए कर दिया जा रहा है कि आपने पूछा कि क्या यह यूरोप से, अनडाउटली यूरोप से शुरू होता है, क्योंकि दुनिया की जितनी भी चीजें, चाहे वह कल्चर होगा, चाहे वह आर्ट होगा, चाहे वह सिविलाइजेशन होगा, वह ग्रीक और रोम से ही शुरू हुई है। ऐसा नहीं, दुनिया में और जगह मिस्र की सभ्यता रही थी, और इसके अलावा आपका क्या नाम है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में रही थी, तमाम सिविलाइजेशन रही थी। लेकिन उन सिविलाइजेशन में ये कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से, साइंटिफिक थॉट के हिसाब से, और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के हिसाब से जितनी भी चीजें थी, शायद ग्रीक और रोम की जो सिविलाइजेशन थी वो बेहतर थी। उसी ग्रीक और रोम का जो कल्चर था, जो सिविलाइजेशन था, यह जो कई सौ सालों बाद दोबारा रिवाइव किया जाता है, दोबारा उसकी झलक, दोबारा उसका रिफ्लेक्शन, दोबारा उसकी मौजूदगी का एहसास होता है, उसी पैटर्न पर लाइफ को रन करने की कोशिश की जाती है। वह घटना कब होती है, 1453 के बाद होती है। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि रिनेशा या रिफॉर्मेशन यह यूरोप में फैला हुआ था, लेकिन स्पेसिफिकली ग्रीक और रोम से आता है, बाद में यह पूरे यूरोप में फैला हुआ है। तो दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। या तो हैव यू एनी अदर क्वेरी, हैव यू एनी अदर क्वेश्चन, या शुड आई गो अहेड? या शिल्पी जी, गुड मॉर्निंग। या yeah, let me explain protestant ki when I talk about protestant, then remember that ki this particular protestant, it refers to what, protestant word जो है, it refers one who protest का मतलब होता है विरोध करना। जैसे हम लोग भी कहते हैं कि आज यहाँ धरना दिया गया, यहाँ प्रोटेस्ट किया गया, एक सिंपल सी भाषा में। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है कि यहाँ पे विरोध से क्या मतलब है। हुआ क्या था कि जो सिस्टम था रिलीजन का, वह जो सिस्टम था, गॉड के द्वारा जो किताबें भेजी गई, गॉड के द्वारा जो पैगंबर भेजे गए, गॉड के द्वारा जो देवदूत भेजे गए धरती पर ईश्वर इंसान को बेहतर बनाने के लिए, बाद में धर्म के ठेकेदारों ने उसको, उसकी गलत व्याख्या की। तो होता क्या है कि उस पार्टिकुलर तरीके से, उस पार्टिकुलर सिस्टम से कुछ लोग ऐसे थे जो नाराज हुए, और उन्होंने कहा इस सिस्टम को हमें ठीक करना चाहिए, क्योंकि इंसान को इंसान बनाने की जिम्मेदारी हम इंसानों के बीच में है, और कोई अलग से नहीं आएगा। तो इसका जो ठेका उठाया, या इसका जो जिम्मेदारी उठाई, वो जिम्मेदारी किसने उठाई, जॉन वाइक्लिफ ने उठाई। व्हेन ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अल्टीमेटली कि I have to tell the reality of the Bible. I have to translate the Bible from Latin into English. Why the Bible is only in Latin? Then those who were the religious representative, bishop, monk, prioress, churchmen, they got angry, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो गलत काम कर रहा है, ये जादूगर है, तो ये ऐसा है। उस समय सॉर्सरी को लेकर के बहुत बड़ा जो है पनिशमेंट होता था। तो उनको उनको जादूगर तमाम बातें बता करके ये चीज किया गया। लेकिन जो है ध्यान में रखना है कि वो जॉन वाइक्लिफ जी सही थे, सही रास्ते पर थे, लेकिन समाज की जो मानसिकता थी वह गलत थी। धर्म के ठेकेदारों ने लोगों की सोच को ब्लॉक कर दिया था, तो बहुत सारे लोग जो है क्या थे, उनके खिलाफ थे। जैसे मैं, आप ये बताइए, इंडिया में अभी एक बहुत बड़ा जगह बीच बीच में ऐसा आ जाता है कि चोटी कटवा एक आया हुआ था, किसी की चोटी कट जा रही, किसी का वो कट जा रहा है। साइंटिफिकली आप सोचिए, और एक गांव में एक माहौल तैयार हो गया। इसके पहले एक बहुत बड़ा चीज आया था, मुंह नचुआ आया हुआ था। तो ये जो चोटी कटवा, मुंह नचुआ, ये क्या इनका कोई समय होता है, कोई महीना होता है, इसी महीने में आएंगे फिर भाग जाएंगे, और स्पेसिफिक जगह पर ही आएंगे?
ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या होता है। यह एक पार्टिकुलर कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो एक ऐसा माहौल खड़ा कर देते हैं कि एक बहुत एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसमें यकीन करना शुरू कर देती है, स्पेशली इन विलेज एरिया। आप देखेंगे ज्यादातर ये घटनाएं विलेज एरिया में हुई थी। ऐसे ही जो उस समय के बिशप थे, जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव थे, उन लोगों ने क्या किया, समाज की सोच को बदल दिया और बताने की कोशिश की कि जो मैं कह रहा हूं यही सत्य है। आई एम द वॉइस ऑफ गॉड, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। मैं ईश्वर की आवाज हूं, मैं ईश्वर का प्रतिनिधित्व धरती पर करता हूं, मैं सत्य बोलता हूं। और अल्टीमेटली दे वर टेलिंग लाई एंड दे वर वर्किंग एज मेडियोकर बिटवीन डिवोटी एंड गॉड। वे मेडियोकर का काम कर रहे थे। इस चीज को कौन समझ पाएगा? जो पढ़ा लिखा तबका होगा ना। तो जॉन वाइक्लिफ पढ़े लिखे थे, उनको लैटिन की जानकारी थी, उनको इंग्लिश की जानकारी थी, तो उन्होंने कोशिश किया कि इसको क्या किया जाए, इसको ट्रांसलेट करके सच्चाई लोगों के सामने लाया जाए कि ईश्वर का मैसेज तो बाइबल में ये है। और चूंकि द पीपल वर इलिटरेट, द पीपल वर अनएजुकेटेड, दे डिड नॉट नो द एबीसीडी ऑफ द बाइबल, दे वर टोटली ब्लैक एंड व्हाइट। दिस इज वाई कि उनको ब्लैकमेल किया गया और कहा गया कि स्वर्ग का रास्ता जो है मेरे टिकट के द्वारा जाएगा। कर्मा इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप कितना अच्छा काम कर लीजिए ये महत्व नहीं है, बल्कि अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको टिकट को परचेज करना पड़ेगा। तो परचेजिंग ऑफ टिकट उस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। जब इन सब के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू किया जाता है इंग्लैंड में जॉन वाइक्लिफ के द्वारा, तो वो पार्टिकुलर क्या था? प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट, उन्होंने विरोध किया। और विरोध की जो शक्ल थी केवल इन रिटन नहीं थी, राइटिंग फॉर्म में नहीं थी कि उन्होंने कलम उठाया, लिख दिया, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख दिया, या मेरी तरह आए जो है और लोगों से बातचीत किए, ये नहीं था। बल्कि विरोध की शक्ल ये थी कि एक मूवमेंट तैयार कर दी, उनके अपने भी फॉलोअर्स हो गए। जहां पे बिशप जो है कोई बात करते थे उसको कॉन्ट्रेडिक्ट करते थे, लोगों को सच्चाई बताते थे। he took the Bible in his hand and just told, this is the reality of the Bible, this is written, this is written, that is written, he told the people. सो व्हाट आई वांट टू से, जब ये पूरी घटना घटित हो जाती है तो इस पूरे विरोध को जो है क्या नाम दिया जाता है? प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। इसका मतलब यह जो प्रोटेस्टेंट है यह एक फिर शाखा बन गई। किसकी शाखा बन गई? क्रिश्चियनिटी की एक शाखा बन गई। जो क्रिश्चियन रिलीजन पहले एक था, वह क्रिश्चियन रिलीजन दो हिस्सों में हो गया, आपका कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हो गया। और यह प्रोटेस्टेंट किसके खिलाफ था? कैथोलिक के खिलाफ आया हुआ था। क्योंकि जब क्रिश्चियनिटी शुरू में आई तो वह रोम से ही डील हो रही थी, रोम की वेटिकन सिटी से। आज भी पोप जॉन पॉल जो है वो जो है रोम के वेटिकन सिटी में ही है। इसका मैंने जिक्र जो है जब 4 साल का मैं पढ़ा रहा था तब मैंने किया हुआ था। सो यू विल कम टू नो ये सारा का सारा चीज है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? प्रोटेस्टेंट कहा गया। तो प्रोटेस्टेंट इज अ ब्रांच ऑफ व्हाट? इट्स अ ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी। यह एक ब्रांच क्रिश्चियनिटी का है। आई हैव ओनली टोल्ड हाउ डिड इट कम इन इनटू एग्जिस्टेंस, या कैसे अस्तित्व में आया। आई जस्ट टोल्ड यू। शिल्पी जी, आई थिंक दैट यू गॉट आंसर। It was not led by Lollard, was led by John Wycliffe. But when you say कि Protestant, then it ultimately before coming John Wycliffe, Protestant और जगह पर भी हो गए थे। केवल यहीं पर नहीं थे, प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड के अलावा और जगह पर भी हो गए थे। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट थे केवल वह विरोध की शक्ल थी। अब विरोध की शक्ल जो है किस रूप में आती है? लोलार्ड मूवमेंट के रूप में आती है। तो बाद में उसी क्रिश्चियनिटी की ब्रांच को एक नए कॉन्सेप्ट में दिया गया कि जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वे जो है क्या होते हैं कि ऑर्थोडॉक्स नहीं होते। वे जो है क्या होते हैं कि एक तरह से जो है जो गॉड है, जो गॉड के डिवोटी है, उनके बीच में किसी तरह का मीडियोकर स्वीकार नहीं करते। वे सत्य पर विश्वास करते हैं। बाद में यहां पर भी बहुत सारी खामियां आ गई। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन के रूप में या प्रोटेस्टेंट रिलीजन के रूप में किसके द्वारा लीड किया गया, यह जो है जॉन वाइक्लिफ के द्वारा लीड किया गया। क्योंकि यह एक रिलीजन का ब्रांच है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि इसको जो है जॉन वाइक्लिफ ने एक मजबूती प्रदान की है, एक उसको उन्होंने। लेकिन जो उनके द्वारा मूवमेंट था जो इसी से जुड़ा हुआ था वह लोलार्ड मूवमेंट था। क्योंकि प्रोटेस्टेंट हर जगह पर रहे, हर जगह पे रहे। Yeah, he continued, and especially he represented Protestant in England. In England. Yeah. Yeah. Okay. Okay. And remember that it's related to history of English literature because
आई हैव गॉन विद व्हाट, आई हैव गॉन विद चौसर। तो चौसर के कंटेम्परेरी थे, अगर मैं इनको नहीं लेता तो चौसर का जो मेरा पूरा सेशन था वो कंप्लीट ना हो पाता। तो टू कंप्लीट दैट सेशन आई हैव टेकन दिस पार्टिकुलर मींस की जॉन वाइक्लिफ को स्पेशली आई हैव टेकन, आई हैव कवर्ड। या एनी अदर क्वेश्चन? I think now I have to go ahead, but let me know what is the time by your watch. Can anyone tell me? Oh, 9:25. So, ma'am, it's time to bind up the session, and we will meet you in the evening at 6 p.m. हम लोग शाम को मिलेंगे इवनिंग में 6 p.m. पर, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ही शाम को बात होगी, वह उसी से रिलेटेड है। तो जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा मैं आगे आऊंगा, जिसमें विलियम कैक्सटन है और कुछ राइटर्स हैं, जो स्पेशली जो होगा वो डार्क मिडिल एज को लेकर के हम बात करेंगे। उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बट आई विल टॉक अबाउट डार्क मिडिल एज। तो जस्ट लेट मी नो कि द पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट विच आई डिड टूडे, अनडाउटली आपको हर्डल हुआ 12-15 मिनट का, लेकिन मैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ था इस वजह से। तो आई जस्ट वांट टू नो कि एक या दो लोग अपना फीडबैक आप दे सकते हैं कि हाउ डिड यू फाइंड द सेशन, वाज इट गुड और नॉट? देवेश, अच्छा ओके, थैंक्स यू का इसका मतलब ये है कि अगर मैं जितना लाइव आपके पास, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम भी नहीं थी, और ये इंडिकेट करता है कि मैं ओके, इट मीन्स दैट कि ये मुझे चीजों को व्हाइट बोर्ड पर के, और जितना ज्यादा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा वो चीज उतना बेहतर होगी। ठीक, ओके ओके ओके। या जस्ट सेंड योर फीडबैक, टू सेंड फीडबैक इन व्हाट्सएप ग्रुप, या लेट मी फाइंड